हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सर, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। एग्जाम एकदम सामने है और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम फेस कर रहे हैं, उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं इस उद्देश्य के साथ कि एग्जाम में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी पॉइंट स्किप ना हो, मिस ना हो। और इस टॉपिक में आज हम लोग पढ़ेंगे आनुवंशिक अभियांत्रिकी के उपकरण। तो पहली बात तो ये, मैं आपको ज्यादा इधर उधर नहीं कर रहा हूं, सीधे सीधे लेके चल रहा हूं आपके टॉपिक से। आनुवंशिक अभियांत्रिकी, बातें क्लियर रखिएगा। आनुवंशिक अभियांत्रिकी का मतलब समझिए, अगर किसी भी कोशिका के डीएनए को, किसको बाबू, कोशिका के अंदर क्या, केंद्रक, और केंद्रक के अंदर क्या, तो क्रोमेटिन धागे। क्रोमेटिन धागे ही फॉर्म होकर क्रोमोसोम बनते हैं और क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। अर्थात हम किसी भी जीव के डीएनए को निकाल कर उसके गुणों में, उसके टेम्पलेट में, या सीधे सीधे कह दें उसके आनुवंशिक कोड में, क्या ATCG, तो ये क्या है, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, यही तो है आनुवंशिक कोड। अगर हम इसके कोड में परिवर्तन कर दें और उससे एक नए गुण वाले जीव का जन्म कर दें, या कह सकते हैं का निर्माण कर दें, वो सभी चीजें कहलाती हैं आनुवंशिक अभियांत्रिकी। तो क्या सर, आनुवंशिक अभियांत्रिकी में हम लोग क्या करते हैं कि डीएनए के खंडों में, पूरे डीएनए के खंडों के टेम्पलेट में, कह सकते हैं डीएनए खंडों में क्या करते हैं, चेंज, फेरबदल करते हैं क्या? बिल्कुल आपने सही पकड़ा कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी का मतलब होता है कि आनुवंशिक पदार्थों में अपने ढंग से क्या करना, चेंज करना, फिर बदल करना, हेर फेर करना, जिससे अच्छे गुण वाले अर्थात नए किस्म के जीव की उत्पत्ति हो सके या नए गुण वाले जीवों को जन्म दिया जा सके। बातें क्लियर हो रही है? तो क्लियर रखिएगा, आनुवंशिकी का मतलब होता है, आनुवंशिक अभियांत्रिकी का मतलब होता है कि किसी भी जीव के आनुवंशिक गुणों में, डीएनए में क्या करना, फेरबदल करना। ये नई शाखा है, पूरी तरह से विकास के क्रम में अग्रसर हो रही है। तो इसके उपकरण के बारे में पढ़ेंगे। उपकरण का मतलब ऐसी वस्तुएं जो इस शाखा के अंतर्गत, आनुवंशिक अभियांत्रिकी के अंतर्गत क्या होती हैं, इस्तेमाल की जाती है, उपयोग की जाती है। अरे भाई, डीएनए कोई बहुत विग्रस्त तो चीज है नहीं कि आराम से चलिए निकालिए और उसको आराम से काटिए, जोड़िए। इसके लिए कुछ एंजाइम हमेशा कार्य करते रहते हैं, जो कोशिका के अंदर जितनी क्रियाएं होती हैं उसके अंदर ये सभी एंजाइम कार्य करते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको फुल एंड फाइनल क्लियर कर देता हूं कि पूरा लेसन इन्हीं एंजाइम के ऊपर बेस्ड है। अगर आप इनके बारे में जान गए तो पूरी 80% लेसन आपके मुट्ठी में, एक भी चीजें इधर नहीं से उधर नहीं। अर्थात पूरी शाखा किसके ऊपर डिपेंड है, इन्हीं एंजाइमों के ऊपर। तो आइए देर न करते हुए इसके बारे में समझते हैं। और पहला एंजाइम का नाम है निर्बंध एंजाइम। निर्बंध एंजाइम को इंग्लिश में कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। हिंदी इंग्लिश दोनों क्लियर रखिएगा, पूरा निचोड़ है लेसन का कि पहला क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसको हम डीएनए कैंची भी कहते हैं। और कैंची का काम क्या होता है बाबू, काटना। तो आप क्लियर रहिएगा कि डीएनए कैंची किसे कहते हैं, तो निर्बंध एंजाइम को कहते हैं, इंग्लिश में इसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। और रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है काट देना। अर्थात क्या सर, इसका मतलब ये है कि अभी डीएनए के बारे में बात हो रही थी, तो क्या ये डीएनए को क्या करता है, काटता है, इसीलिए इसे कहते हैं डीएनए कैंची। कितना आसान है, आराम से याद हो सकता है कि निर्बंध एंजाइम या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम करता क्या है कि डीएनए की टेम्पलेट को, जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, उसको किसी भी भाग से क्या करके कट कर सकता है और नए डीएनए को जोड़ सकता है। लेकिन अभी तो हम लोग डीएनए कटिंग के बारे में जान रहे हैं कि कौन से एंजाइम, याद रख लीजिए, निर्बंध एंजाइम, इंग्लिश में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, या इंग्लिश वो पूछ सकता है डीएनए कैंची किसे कहते हैं, सीधी सीधी। दूसरा भाई, जब काटना सीख लिए तो जोड़ने के लिए भी समझ लीजिए। दूसरा डीएनए लाइगेज एंजाइम। पहला क्या था, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और दूसरा लाइगेज, लाओ जोड़ो। बातें क्लियर? रिस्ट्रिक्ट का मतलब था काटना और लाइगेज का मतलब लाओ जोड़ो।
याद रख लीजिए कि अर्थात रिस्ट्रिक्ट काटने के बाद क्या हो रहा है, लाइगेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। जो डीएनए का खंड जहां से कट गया है उसे क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है नए डीएनए टेम्पलेट के साथ। बातें क्लियर? अच्छा, ये सारी चीजें करते क्यों है? क्योंकि आने वाली जो नए प्लांट की स्पीसीज है, नए एनिमल्स की स्पीसीज है, उसकी क्वालिटी क्या हो सके, बढ़ सके, है ना। इसके बारे में मैं अभी और आपको बताऊंगा कि इसकी वजह से अर्थात इस उपकरण, इस शाखा के अंतर्गत हम लोग ऐसे ऐसे प्लांट, ऐसे ऐसे एनिमल्स का फॉर्मेशन तैयार कर दिए कि ऐसे प्लांट तैयार हो गए जो सेल्फ रेजिस्टेंस थे। इनमें किसी भी प्रकार का रोग नहीं लगता। आपको रोग होता है कि नहीं होता है? हमको रोग होता है भाई। हमारे अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो कम डेवलप्ड है, लेकिन इस शाखा के अंतर्गत हम प्लांट या एनिमल्स की बॉडी में कुछ ऐसे गुणों का डेवलपमेंट कर सकते हैं, ऐसे जीन का डेवलपमेंट कर सकते हैं जो सेल्फ रेजिस्टेंस हो। सेल्फ रेजिस्टेंस का मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता अपार हो, अपने आप कोई रोग छुए तक नहीं। अर्थात ऐसी फसलों का निर्माण किया गया था, बीटी फसलें। इसके बारे में अभी डिस्कशन करेंगे। अभी लाइगेज एंजाइम हो गया। लाइगेज का मतलब जोड़ना, रिस्ट्रिक्शन का मतलब बाबू काटना। अर्थात रिस्ट्रिक्ट का मतलब काट देना, लाइगेज का मतलब लाओ जोड़ दो भैया। जहां से काटे वहां क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। गुणों में परिवर्तन किसके द्वारा किया जा रहा है? डीएनए के खंडों को काटना, काट कर जोड़कर किया जाता है। बातें क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तीसरा है लाइटिक एंजाइम और इसी को कहते हैं लाइसोजाइम। बातें क्लियर रखिएगा। तीसरा कौन सा एंजाइम? लाइटिक एंजाइम या लाइसोजाइम। अर्थात लाइसोजाइम या लाइटिक एंजाइम की सहायता से क्या किया जाता है? भाई डीएनए तो कोशिका के अंदर न है बाबू, तो सबसे पहले किसको तोड़ना चाहिए? कोशिका की वाल को पहले तोड़ेंगे। हाँ, बातें क्लियर रखिए। पहले कोशिका को वाल को तोड़ेंगे, फिर केंद्रक वाल को तोड़ेंगे, तब ना डीएनए मिलेगा। अर्थात हमको जब डीएनए प्राप्त करना होता है तो हम इस एंजाइम का प्रयोग करते हैं, लाइसोजाइम या लाइटिक एंजाइम का। यह सेल की वाल को तोड़ देती है, जिससे डीएनए क्या होता है, आसानी से प्राप्त हो जाता है। पहले का काम काटना, लाइगेज का काम जोड़ना, लाइसोजाइम का काम क्या, सेल वाल को तोड़ना, जिससे डीएनए क्या हो सके, आराम से प्राप्त हो सके। आगे बढ़ते हैं। लास्ट एंजाइम है इसमें काइटिनेज एंजाइम। इसका काम क्या, काइटिनेज का मतलब होता है कवक। कवक की कोशिकाओं को तोड़ने का काम करता है। ये जंतु और पौधों की कोशिकाओं को तोड़ने का काम करता है। और काइटिनेज क्या, कवक की कोशिकाओं को तोड़ने का काम करता है। अब आप समझिए, इसी अभियांत्रिकी में एक शब्द बहुत फेमस है, इसका नाम है प्लाज्मिड। मैंने इसलिए इसमें ऐड कर दिया ताकि स्किप ना हो, आप आसानी से इसको समझ सकें। क्या है बाबू? प्लाज्मिड। अब समझिए प्लाज्मिड क्या होता है। तो प्लाज्मिड की कहानी सुन लीजिए, हूबहू यही एग्जाम में आपके आने वाला है और ऐसे ही आप लिखेंगे। तो सबसे पहला सेंस तो ये कि प्लाज्मिड होता क्या है बाबू? प्लाज्मिड होता है बैक्टीरिया। आप बताइए, एक कोशिकी की, बहुकोशिकी? तो बाबू एक कोशिकी। प्रोकैरियोटिक की यूकैरियोटिक? तो बाबू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता इसके अंदर, तो प्रोकैरियोटिक है ना। कैरियोट मतलब होता है न्यूक्लियस, और अर्थात इसके अंदर जब न्यूक्लियस नहीं होता तो ये प्रोकैरियोटिक, जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोटिक। एक कोशिकी। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि बैक्टीरियल डीएनए के अलावा कुछ और डीएनए जो होते हैं राउंड राउंड शेप के बैक्टीरिया के अंदर उपस्थित होते हैं, बहुत सारे डीएनए, और इन्हीं डीएनए को कहा गया प्लाज्मिड। क्या कहा गया बाबू? प्लाज्मिड। ध्यान से सुनिएगा, क्या कहा गया? प्लाज्मिड कहा गया। कहां उपस्थित होता है प्लाज्मिड? प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर होता है। तो आप मुझे बताइए बाबू, बैक्टीरिया लाभदायक कि हानिकारक हमारे लिए? तो दोनों। बैक्टीरिया लाभदायक भी होती है और हानिकारक भी होती है। तो बैक्टीरिया के कुछ लाभदायक बैक्टीरिया जो जीवाणु थे, उनके प्लाज्मिड को निकाल लिया गया। निकाल कर इन सभी एंजाइम की सहायता से क्या किया गया? काटा गया, जोड़ा गया, काटा गया, जोड़ा गया, और ऐसे बनते बनते एक नए प्लाज्मिड का निर्माण किया, जो अत्यंत सुविकसित था, इतना बेहतरीन था कि अगर इस प्लाज्मिड को किसी प्लांट बॉडी में इंटर कर दें
तो जो प्लांट बॉडी ग्रो कर रही है उसकी जो प्रोडक्शन रेट है वो भी बहुत बेहतर हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स तो ये कि इसके अंदर सेल्फ रेजिस्टेंट अर्थात रोगों से लड़ने की अपार क्षमता हो जाएगी। इसको कोई रोग पूछेगा ही नहीं। यह कह सकते हैं अपने सेंस में कि भैया इसको कोई रोग नहीं हो सकता। अर्थात क्या सर, ये जो प्लाज्मिड थे क्या इतने जबरदस्त थे, इतनी पावरफुल थी? कैसे बने? तो डीएनए के खंडों को निकाल कर, निर्बंध एंजाइम द्वारा काट कर, लाइगेज द्वारा जोड़कर एक नए प्लाज्मिड का फॉर्मेशन किया गया। और ये प्लाज्मिड जब किसी प्लांट बॉडी में उसके सीड्स में इंजेक्ट कर दिया जाता है तो इतना हैवी इसका पावर हो जाता है कि इसकी प्रोडक्शन रेट बहुत बेहतर हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग तो ये कि इसमें रोग बिल्कुल लगते ही नहीं। बात क्लियर हो रही है? तो जब रोग नहीं लगेगा तो जाहिर सी बात है डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा, प्रोडक्शन रेट बहुत अच्छी होगी। और ऐसी जो फसल प्राप्त हुई इन फसलों को कहा गया बीटी फसलें, अर्थात बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस। बैसिलस नामक जीवाणु था, उसके डीएनए को निकाल कर ऐसे प्लाज्मिड का निर्माण किया गया। और जब किसी प्लांट बॉडी में इंजेक्ट कराया गया तो ऐसी फसलें जो तैयार हुई वो बहुत अच्छी थी, बहुत उनका प्रोडक्शन रेट बहुत बेहतर था। और ऐसी फसलों को क्या कहा गया? बीटी फसलें। आपसे फुल नेम पूछता है तो पूरा नाम है बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस। आई होप कि आप क्लियर होंगे। मैंने शार्प वे में पूरी तरह से लेसन को क्लियर करने की कोशिश की है। और एक प्लाज्मिड का नाम आप जानते हैं, आपके लेसन में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, PBR 322। अब आप समझिए, इस प्लाज्मिड का फॉर्मेशन जब हुआ तो बहुत सारे जीवाणुओं के खंडों को, जो प्लाज्मिड थे, इनको निकाल कर जोड़ा गया और अच्छे जीवाणुओं ने बड़े गजब के कार्य किए। और वो कार्य था कि ऐसे अगर ये प्लांट में इंजेक्ट हो जाए तो इसकी रेजिस्टेंस पावर बहुत बेहतर हो जाए, प्रोडक्शन रेट जो थी बहुत अच्छी हो जाए। आपने अपनी बुक में बीटी कपास, बीटी बैगन, बीटी मक्का, बीटी धान, इन सभी चीजों के बारे में अर्थात शार्ट में पढ़ा होगा। तो बीटी का मतलब बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस। बैसिलस एक जीवाणु का नाम है जिस जीवाणु से प्लाज्मिड को निकाल कर ऐसे प्लाज्मिड का फॉर्मेशन किया गया। तो पूरी लेसन इसके ऊपर डिपेंड है। आप बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करिए और कुछ बेस्ट करके दिखाइए। आपके एग्जाम के लिए, आपके भविष्य के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। मेरी फैमिली को बड़ा करने के लिए थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।